दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इससे कि भारतीय संविधान क्या है, तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से क्या अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब पूरी दुनिया में इस तरह का संविधान देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा जिस तरह का संविधान हमारे भारत का है। हालांकि इसके कई तत्व हमने क्या है विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए हैं, फिर भी हमारे संविधान सबसे अनोखा है। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं जो अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलेंगे आपको। यह बात ध्यान देने योग्य है। कौन सी बात? कि सन 1949 में अपनाया गया जो संविधान था उसके अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अब तक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जब 1949 में जब हमने संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, तब से लेके संविधान वैसा का वैसा है। हमने बहुत सारे इसके अंदर परिवर्तन किए हैं। जैसे खास देखें तो 7वां, 42, 44, 73वां, 74, 97, 101, इस तरह से हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसे हम क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि संविधान में इतने प्रावधान डाल दिए गए थे उस समय 1976 में जो हमारी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, कि ऐसा लगा था कि एक नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था और छोटा सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर जोड़ने की कोशिश की। तो हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि क्या कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को मिली जो संवैधानिक शक्ति है, ठीक है, तो ये संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति कभी भी नहीं देगी। क्या कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो कोई भी नहीं बदल सकता, बाकी तुम चाहे जैसा परिवर्तन कर सकते। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या? संविधान की विशेषताएं। बात करें संविधान की विशेषताओं की, तो संविधान की वर्तमान रूप में इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो उनके बारे में देखते हैं। पहली विशेषता आती है हमारे संविधान के सबसे लंबा लिखित संविधान। मतलब संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हमारे एक तो लिखित होता है और एक होता है हमारा कौन सा? अलिखित। तो दुनिया में दो ही तरह के संविधान चलते हैं, एक तो किसी ने लिख रखा है, एक बातों बातों में चल रहा है, मौखिक रूप से चल रहा है। लिखित का मतलब है जैसे हमारा अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान क्या 1783 के अंदर ही लिख दिया गया था, तब से वो संविधान चल रहा है। उसमें थोड़े बहुत अनुच्छेद हैं और उन्हीं से पूरा पूरा संविधान देश का चल रहा है। लेकिन जैसे अलिखित, जैसे हमारे ब्रिटेन का संविधान है, वो लिखा नहीं गया है, उसमें कभी भी कुछ भी लिख देते हैं, कभी मिटा देते हैं। भारत का संविधान क्या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत ही क्या समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। ये क्या है? बहुत ही समग्र। समग्र का मतलब इसमें सारे प्रावधान डाले गए हैं। राज्यों से संबंधित प्रावधान, केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान, हमारे जो आयोग है आयोगों से संबंधित प्रावधान, ऐसे करके सारे प्रावधान डाले गए हैं और विस्तृत रूप से मतलब हर चीज के बारे में डिटेल से बताया गया है इसके अंदर। मूल रूप से देखें तो मूल रूप से जब हमारे 1949 में संविधान को अपनाया गया था, तब संविधान में एक तो प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, और क्या थी? 8 अनुसूची थी। आज की हालत देखें 2019 में, तो हमारे एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है, जो क्या 25 भागों में बटे हुए हैं, और कितनी 12 अनुसूचियां। तो हम देख सकते हैं कितना बदल चुका है हमारा संविधान, लेकिन फिर भी कितना मजबूत है हम। सन 1951 में हुए जितने भी संशोधन है, उनमें करीब क्या 20 अनुच्छेद, एक भाग, मतलब भाग कौन सा? 7 नंबर का, इनको तो हटा दिया गया। जब हमारे संविधान बना था उसमें जितने भी अनुच्छेद थे उनमें से 20 अनुच्छेदों को तो हटा दिया गया, और साथ साथ एक भाग था, भाग कौन सा? 7, इसको हटा दिया गया। और इसमें करीब 95 अनुच्छेद और 4 भाग, मतलब 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ये 4 भाग जोड़ दिए गए। 4 अनुसूचियां मतलब 9, 10, 11 और 12, इनको भी जोड़ दिया गया। क्या? ये 4 अनुसूचियां इसके अंदर जोड़ दी गई। बात करें विश्व के किसी अन्य संविधान में ना तो इतने अनुच्छेद है, न ही इतनी अनुसूचियां हैं। तो यही इसको क्या है? बहुत ही खास बनाती है। बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे क्या कारण था? इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? पहला कारण तो यह था
कि भारत का क्या भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसको विस्तृत बनाना जरूरी है। भारत का विस्तार और विविधता, क्यों? क्योंकि भारत में इतने धर्म हैं, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय है कि यदि आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो लोग इतने बदल जाते हैं कि पहचान नहीं सकते एक ही देश के लोग हैं। कई बार आप ये नहीं पहचान सकते कि आप जैसे केरला का व्यक्ति है, उसको यदि आप नागालैंड के व्यक्ति से मिला के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये एक देश के लोग नहीं है। इतनी विविधता भारत के पास। ऐतिहासिक भी इसके कई कारण हैं। ऐतिहासिक की बात करें तो इसके उदाहरण के रूप में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान, ये लगभग बहुत अधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं? 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था। अब बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो यह खुद ही इतना बड़ा दस्तावेज था, तो इससे लिया गया तो वो तो अपने आप ही एक बड़ा दस्तावेज बन जाना लाजमी था। बात करें तो हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये भी बहुत बड़ा दस्तावेज था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्य के लिए एकल संविधान, लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है, अर्थात जम्मू कश्मीर को भी का संविधान भी अमान्य हो गया। अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान ही लागू होगा। ये तो हम तब की बता रहे हैं जब हमारा संविधान लागू किया गया था, तब जम्मू कश्मीर को अलग संविधान के लिए कहा गया था, लेकिन अब वो चीज़ हटा दी गई है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, अर्थात जो संविधान सभा के अंदर क्या जो भी संविधान बना रहे थे वो, और भी क्या है, लोग सबके सब क्या थे, कोई वकील था, कोई कानूनज्ञ था, तो इस तरह कानून के विशेषज्ञ थे, तो उनका प्रभुत्व था, इसलिए हमारा संविधान तो अच्छा बनना ही था। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से हमारे प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में केवल मौलिक सिद्धांत ही है, बल्कि इसमें क्या है, सारे के सारे प्रशासनिक प्रावधान भी है। कौन किसको वोट देगा, कौन किसको हटा सकता है, कौन से प्रावधान है, संसद का कैसे चलेगा, लोकसभा में कितनी सीट होगी, तो एक तरह से सारा प्रशासन, कौन किसका हेड होगा, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको हटा सकता है, किसकी क्या योग्यता होगी, इस तरह सारे प्रशासनिक प्रावधान भी इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो आधुनिक लोकतंत्र है उनमें जिन मामलों को आम विधानों और स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें भी हमने क्या किया है, भारत के संविधान की दस्तावेज में शामिल कर लिया है। अर्थात दूसरे देशों के जो संविधान है उनमें क्या है, बहुत सारी बातें तो लोगों के विचारों पर ही छोड़ दी जाती है, कि जैसे जैसे वो सरकार आगे बढ़ेगी, सरकार अपने आप ही समझ जाएगी। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ को जो हमारी सरकारों पर नहीं छोड़ा कि वो समझ जाएगी, कुछ भी नहीं समझाना उनको। क्यों? क्योंकि हम ये सब कुछ संविधान में ही लिख के जाएंगे। अब दूसरी विशेषता की बात करें, हमारी विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित की बात करें तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध क्या है, विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए। क्या भारत के जो संविधान का निर्माण क्या है, बहुत सारे देशों के जो संविधान थे और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, गर्व से कहते हैं जो, तो कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, कि उनकी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, हम सारी बातें क्या है हमारे संविधान में उनको शामिल किया है। भारत संविधान का अधिकांश ढांचा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया? 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, इससे हमने क्या किया, संविधान का अधिकतम ढांचा या अधिकतम भाग लिया है। संविधान का दार्शनिक भाग, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। तो ऐसा नहीं कि हमने कहीं एक ही जगह से सारी फीचर्स या सारी विशेषताएं ले ली हो। बात करें भारतीय संविधान के जो राजनीतिक भाग है, जैसे हमारे कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो हमने किसी भी देश को नहीं छोड़ा कि हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया है। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जैसे आप क्या बोलते हैं, रूस कहते हैं, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, इन देशों के संविधानों से भी हमने कुछ न कुछ तो लिया है। जैसे हमारा दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका से हमने जो राज्यसभा की सीटों का किस तरह से निर्वाचन किया जाता है ये लिया है। हमने रूस या यूएसएसआर है, इससे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। जर्मनी है, जर्मनी में हमने आपातकाल के प्रावधान लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो समवर्ती सूची है ये ली है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो लिया है। कनाडा है, कनाडा में हमने जो राज्यपाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान लिए। तो ऐसे हर देश से हमने कुछ न कुछ लिया ही है, किसी भी देश को हमने
छोड़ा नहीं है कि यहाँ से हमने कुछ ना लिया हो। आगे बात करें भारत की, तो भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री की बात करें तो का स्रोत कौन सा रहा हमारे, ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 ही रहा, जिससे हमने लगभग बहुत सारे प्रावधान लिए हैं। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, राज्य लोक सेवा, अधिकतर जो प्रशासनिक विवरण है हमारे जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसी से ही लिए हैं। संविधान की बात करें तो संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं या इसी से कुछ मिलता जुलता है। हमने उसमें कोई आमूल चूल छोटा मोटा परिवर्तन ही किया है, नहीं तो हमने लगभग आधे ज्यादा प्रावधान कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब बात करते हैं संविधान की, संविधान नम्य है या अनम्य, तो उसकी बात करें तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच का है। संविधानों की बात करें तो संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कौन सा संविधान कठोर है कौन सा नर्म है। कठोर या जो अनम्य संविधान होता है उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, अर्थात जिसमें संशोधन करना इतना आसान काम नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए जो हमारा अमेरिका का संविधान है, अमेरिका में के संविधान में परिवर्तन करना इतना आसान काम नहीं है। बात करें लचीला नम्य संविधान की, तो जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे कि हमारे आम कानून बनाने की, तो उस जैसे हमारे ब्रिटेन का संविधान है तो ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करना एक ऐसा है जैसे कोई कागज में से साइन करके आगे बढ़ाना, तो इतना हल्का है। तो ब्रिटेन का संविधान तो नम्य अर्थात नर्म है और हमारे अमेरिका का संविधान कैसा, अनम्य मतलब बहुत ज्यादा कठोर है। बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है। संविधान अनुच्छेद 368 में दोनों तरह के संशोधन का प्रावधान किया गया है। कुछ उपबंधों की बात करें तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, जैसे कि हमारे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, तो ये हमारे क्या कुछ उपबंधों में किया जाता है। और कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्य के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो हमारे संविधान में जो 368 अनुच्छेद है उसमें दोनों के दोनों प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक तो ये बताता है कि बहुत आसानी से हम परिवर्तन कर देंगे, तो इस तरह हमारा संविधान कैसा हुआ, नम्य हो गया। और कुछ प्रावधान क्या है ऐसे बताते हैं जिनको परिवर्तन करना इतना आसान काम नहीं है, जो हमारे संविधान को कैसा बताते हैं कि हमारा संविधान क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है। कैसा है, बहुत ज़्यादा कठोर है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया है उनकी तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा उल्लेखनीय क्या है, संविधान संशोधन 368 के अंदर वो नहीं आते, जैसे हमारे किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी भाषा का नाम बदलना हो, हमारे देश में किसी भी राज्य को शामिल करना हो, तो ये सब कार्य क्या है एक साधारण से बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले इस विशेषता की, जो भारत के संविधान की है। संविधान की अगली विशेषता क्या आती है हमारी, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। बात करें भारत का संविधान क्या है, संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का संविधान क्या करता है, संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसमें संघ के सभी आम लक्षण होने चाहिए। क्या, जिसमें संघ के सारे लक्षण क्या है विद्यमान है, जैसे 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सरकार के कुछ विषय हैं, राज्य सरकार के कुछ विषय हैं, लिखित संविधान, और ये सारी शक्तियाँ क्या लिखित रूप में होनी चाहिए। जैसे हमारा संविधान लिखा गया है उसके अंदर सब कुछ लिखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न तो केंद्र सरकार सुपर है न ही राज्य सरकार सुपर है, दोनों क्या है अपनी अपनी जगह सही है। और दोनों क्या कैसे काम करेगी, संविधान के अनुसार काम करेगी। संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, तो ये सारी विशेषताएं किसकी होती है, ये संघीय व्यवस्था की विशेषताएं होती है, और ये भारत के संविधान में और भारत की राज्य व्यवस्था में शामिल है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी हैं, जैसे कि हमारी कि एक सशक्त केंद्र है, अर्थात केंद्र भी कैसा है, कमजोर केंद्र नहीं है, हमारा बहुत मजबूत केंद्र है। एक संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन, अर्थात जब संविधान में कुछ परिवर्तन करने की बारी आएगी तो राज्यों से कभी भी नहीं पूछा जाता। क्या, राज्यों से कभी भी नहीं पूछा जाता, जो हमारी संसद है या केंद्र सरकार है वही परिवर्तन कर देती है। न्यायपालिका हमारी केंद्रीकृत है, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हैं
जो भारत के संविधान को क्या एकात्मकता की तरफ ढकेलती है। फिर भी बात करें तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या संविधान में क्या कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी तरफ देखें तो अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। केवल एक ही जगह संघ शब्द आया, वो कहाँ पे, हमारे भारत के लिए, और वो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या बताया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, पहला मतलब ये निकलता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब भारत में जैसे अमेरिका में होता है कि अमेरिका में 50 राज्य है और 50 के 50 राज्यों ने एक समझौता किया और 50 राज्यों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया। भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जितने भी हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब ने कोई समझौता नहीं किया है और समझौता करके देश का निर्माण नहीं किया है। दूसरी बात देखें, दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात हम ऐसा नहीं है कल को उठ के हमारा केरल कह दे, महाराष्ट्र कह दे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो भारत से अलग होना चाहेंगे तो महाराष्ट्र के 10 टुकड़े कर दे सकता हमारा केंद्र सरकार। तो वो चीज़ है कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बात करें इसी वजह से क्या भारतीय संविधान को क्या है, इसी वजह से भारत के संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे एकात्मकता की भावना में संघ, जिसका मतलब अर्थ क्या है, अर्थ संघ। ये कैसी वेरिएंट दिया अर्थ संघ का, ये हमारे बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये हमारे मॉरिस जोन्स ने कहा है। किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने कहा है। किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने इसे क्या कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। और हमारे फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये हमारे आइवर जेनिंग्स और अन्य ने कहा है। एक मिनट, फिर हम बात करेंगे अगली विशेषता, भारतीय संविधान की अगली विशेषता की बात करें तो सरकार का संसदीय रूप। अगली विशेषता क्या आती है हमारी, सरकार का संसदीय रूप। तो संसदीय रूप देखें, भारतीय संविधान ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है, क्या भारतीय संविधान ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है, इस अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय हमारे जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, इसको अपनाया है। भारत में क्या अध्यक्षीय प्रणाली है, जबकि हमारे ब्रिटेन में क्या संसदीय तंत्र है। भारत में संसदीय तंत्र है, तो इन संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये क्या करती है, हमारी विधायिका कार्यपालिका के मध्य का समन्वय और सहयोग पर काम करती है, जबकि हमारे अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच में शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है। कि जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारी कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग नहीं होती है। कार्यपालिका, विधायिका के अंदर जो मंत्री होते हैं ना, वो कार्यपालिका के हेड होते हैं। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ये हमने व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। जबकि अमेरिका में ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप और उत्तरदायी सरकार, ये उत्तरदायी सरकार या और फिर हमारे मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्या, दोबारा बता दें आपको, संसदीय जो प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार, इस नामों से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संविधान क्या करता है, केंद्र में नहीं बल्कि क्या, राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। अब हम बात करेंगे किसकी, भारत में संसदीय प्रणाली तो है, तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जिनसे पता लग जाए कि हमारी संसदीय प्रणाली है। तो पहली विशेषता आती है हमारी वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। अब देखिए, हमारे नाम मात्र का कार्यपालक मतलब जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये है तो पावरफुल लोग, तो काम कुछ नहीं करते। काम तो करते हैं लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि काम इनके हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। ये मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और वास्तु की बात करें तो वास्तु हमारे प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री होता है। राज्य में तो मुख्यमंत्री होता है और देश में कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ये वास्तविक कार्यपालक होते हैं। जो कि नाम मात्र के कौन होते हैं, देश में हमारे राष्ट्रपति होता है और राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। बात करें बहुमत वाले दल की सत्ता, क्या, जिस दल का बहुमत है सत्ता उसी की होगी। तीसरा, विधायिका के सामने कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, क्या, विधायिका के सामने क्या, कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, अर्थात वही है मंत्रिमंडल जितना भी है, सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है, सरकार की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। बात करें विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता,
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, तो ये लीडर कौन होंगे? लीडर हमारे केंद्र में तो प्रधानमंत्री होगा और राज्य में मुख्यमंत्री लीडर बनेगा। निचले सदन का विघटन। क्या निचले सदन का ही विघटन हो सकता है, उच्च सदन का नहीं हो सकता। जैसे हमारे निचला सदन मतलब लोकसभा और विधानसभा, इनका विघटन किया जा सकता है, लेकिन कभी भी राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर्स भी हमारे संघीय व्यवस्था का ही फीचर्स है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। हमने क्या, जो संसदीय प्रणाली है, ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन ऐसा नहीं है हमने को बिल्कुल ही कॉपी कर लिया और जैसे जैसे वहाँ चलता है वैसे वैसे हमने यहाँ पे चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। क्या ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, मतलब गणतंत्र हमारे जो प्रधान है मतलब राष्ट्रपति है, उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है, चाहे अप्रत्यक्ष से, लेकिन होता तो ही। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, अर्थात हमारा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, आज भी यही व्यवस्था चलती आ रही, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलती। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो या ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हमारे राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं, सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री की सरकार कहते हैं, क्योंकि देश का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री। देश में और राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब संविधान की अगली विशेषता की बात करें तो हमारे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। क्या संसद की संप्रभुता का नियम किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमारे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो आप ये याद रखना कि संसद की सर्वोच्चता का नियम हमारे ब्रिटेन की संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि हमारे न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किससे लिया गया है, हमारे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस तरह भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से अलग है, क्या भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से अलग है, ठीक उसी तरह भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय उससे थोड़ी कम है। अर्थात जो हमारी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ये अमेरिका में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उससे कम है। ऐसा इसलिए क्यों, वैसे हमने आपको पहले भी बताई ये चीज, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। क्या अमेरिका के संविधान में क्या है, विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान अर्थात अनुच्छेद 21 का प्रावधान किया गया है। अब ये तो आप समझते होंगे, जैसे विधि की नियत प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है। विधि की नियत प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो सही है वही आगे बढ़ेगा। अब आगे बात करें, इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटेन की जो संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इनके बीच में संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। क्या भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि न तो पूरी तरह से ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को लिया, नहीं अमेरिका की जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता उनको लिया, बल्कि एक उचित संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, क्या कर सकती है, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वहीं दूसरी ओर संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पे संविधान के एक बड़े से बड़े भाग का संशोधन भी कर सकती है। तो दोनों के पास एक संतुलन है शक्तियों का। अगली विशेषता आती है हमारी किसकी, संविधान की विशेषता आती है। विशेषता क्या आती है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या आती है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हम देखें तो भारतीय संविधान के एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। क्या है, अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है ऐसी न्यायपालिका। आगे बात करें हम कि भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर रहता है। क्या भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार क्या, अधीनस्थ न्यायालय, जिसे जिला अदालत, अन्य निचली अदालतें कहेंगे। अर्थात इसी तरह जो हमारे अदालतों का क्रम चलता है। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। क्या करता है न्यायालयों का एकल तंत्र, क्या करता है, एकल तंत्र तो समझते होंगे ना आप इससे, कैसे कि सबसे ऊपर तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ कोर्ट, ये किसी के अंडर नहीं आते हैं, न राज्य सरकार के, न
केंद्र सरकार की। ये एक एकल तंत्र है, एकल तंत्र है, साथ ही साथ केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी ये लागू करते हैं। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य के कानूनों को कौन लागू करता है? राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे कोई भी किसी को लागू कर सकता है, स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका। बात करें सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय अदालत है। और ये शीर्ष न्यायालय है। ये क्या है? एक शीर्ष न्यायालय जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। जो क्या करता है? जो भारत के नागरिक है, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही साथ संविधान का संरक्षक भी यही है। इसलिए संविधान में इनकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए। जब हमारी न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे हमारे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा 65 साल, हाई कोर्ट के लिए 62 साल। इनसे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। हटाया जाएगा तो एक महाभियोग लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं मन किया और सुबह उठे किसी को हटा दिए, तो इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। आप इसी से समझ सकते हैं कि आज तक न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया गया है उसके कार्यकाल से पहले। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने साल हो गए हमारे संविधान को बने, देश को आज़ाद हुए, और उसके बाद से आज तक किसी जज को नहीं हटाया गया है। तो इतना आसान नहीं है जज को हटा पाना। इसीलिए हम मान सकते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों के लिए जो निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों को वहन। तो आप तो ये भी सोच समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एलडीसी की वैकेंसी आती है, तो हमेशा कई बात, एक तो एलडीसी वैकेंसी आती है और एक आप सोचते होंगे कि हाई कोर्ट में एलडीसी की वैकेंसी आती है। तो आप इससे समझ जाते होंगे कि ऐसे कि हाई कोर्ट में जितने भी कर्मचारी होंगे उनकी भर्ती अलग से होगी, बाकी राज्य में जितने भी हमारे जो विभाग होंगे उनके कर्मचारी की भर्ती अलग से होगी। तो आप इसको समझ सकते हैं। जब हमारी विधायिका है, तो विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्या कामकाज जो भी न्यायाधीश करते हैं उनकी चर्चा हमारे विधायिका में नहीं की जा सकती। रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यदि इनकी अवमानना करते हैं, इनकी इज्जत कम करने का प्रयास करते हैं, किसका? कोर्ट की यदि इज्जत कम करने का प्रयास करता कोई, तो उस पर सख्त दंड दिया जा सकता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो ये हमने देख लिया स्वतंत्र न्यायपालिका कितनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। यह अपना अगला जो विशेषता है भारतीय संविधान की, तो वो एक मौलिक अधिकार भी एक तरह की विशेषता ही होती है। भारत के संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वो कौन कौन से? पहला आता हमारा समानता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। दो ही है ये, 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 32 के अंदर आता है। तो इस तरह हमने देखा हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए। शुरू में तो ये 7 थे, लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो 301 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी भी वो संवैधानिक अधिकार, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं रहा है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुतः जो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र है, इसकी भावना को प्रोत्साहन देना है। यह क्या? कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने जो कानून होते हैं उन पर रोकथाम की तरह काम करता है। जो हमारे कार्यपालिका और विधायिका है, इनके जो मनमाने कानून होते हैं उन पर निरोधक की तरह काम करता है। कौन? ये हमारे मौलिक अधिकार। और इनका उल्लंघन होता है तो ऐसे स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है। और इनके लिए क्या होती है? 5 तरह की रिटें जारी की जाती है। जिस भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन होता है, वह सीधे क्या करेगा? डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, बीच में कोई नहीं आ सकता। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या की शरण में चला जाएगा और कहेगा मारे बाप हमें बचाओ। जो अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करेंगे? बदली, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा, क्यो वारंटो, उत्प्रेषण, सरसरी। तो इस तरह से क्या है? 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह के रिटें जो हमारे 226 अनुच्छेद के तहत क्या हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। और रिट जारी करने के मामले में जो क्षेत्राधिकार की बात करें, तो हमारा हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
हालांकि जो मौलिक अधिकार है कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि एक बार मौलिक अधिकार बना दिए गए थे जब संविधान निर्माताओं ने, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनमें परिवर्तन हो सकता है, ये अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है और इनमें कटौती भी कर सकती है। अब बात करें हमारे अनुच्छेद 20 और 21 की। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उनको छोड़ के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सबको गायब किया जा सकता है। कह सकती है सरकार कोई अधिकार नहीं मिलेगा, केवल 2 ही अधिकार है जो आपातकाल में आपको मिल सकते हैं। वो कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। आगे बात करते हैं हमारे अगली विशेषता हमारे संविधान की, और वो आती है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की क्या अनूठी विशेषता है। एक अनोखी विशेषता है जो पूरी दुनिया में आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलती। इनका उल्लेख क्या संविधान के चौथे भाग में किया गया। कहाँ किया गया? संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हमारे सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। 3 तरह की विशेषताएं देख सकते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। वो कौन कौन सी? सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों के कार्य की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। हमारे क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, इनको बढ़ावा देना इनका कार्य है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है भारत का के अंदर क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। यदि आपको नहीं मिले तो आप क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जगह नहीं जा सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की जो शासन व्यवस्था है उनमें जो सिद्धांत है ये मौलिक है, और ये देश की जिम्मेदारी है कि ये कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। अर्थात शुरू में जब इनको लिखा गया था तब ये सोच समझा गया था कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को समझा है कि भारत की सरकार के पास, उस समय की जो सरकार थी उनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि जो इतनी सारी चीज़ें एक साथ लागू कर सके। तो इन्होंने इस तरह से इनको बनाया कि भविष्य में जब भी कानून बनाए जाएंगे, जब भी नीति निर्माण किए जाएंगे, तो रेफरेंस के रूप में क्या भारत के नीति निर्देशक तत्वों को काम में लिया जाएगा। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में इनकी वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत, अर्थात जब जनता चाहेगी, सरकार चाहेगी, तब इनको लागू कर दिया जाएगा। मिनोरा मिल्स मामले की बात करें, किसकी? मिनोरा मिल्स मामले की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान की नींव क्या? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पे ही टिकी है। क्या? भारतीय संविधानों की जो नींव है ये क्या? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों के संतुलन पर टिकी हुई है। अर्थात न तो मौलिक अधिकार सुपर है, न नीति निर्देशक सुपर है। और यदि नीचे समझे तो न तो मौलिक अधिकार ऊपर है, न नीति निर्देशक तत्व ऊपर है। तो मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, दोनों एक दूसरे के संतुलन को बना के रख रखा है। अगली विशेषता आती है हमारे मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। क्या? जब संविधान लिखा जा रहा था तब उसमें क्या? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था 75 से 77, इसी के दौरान पे शामिल किया गया था। सिफारिश किसकी थी? हमारी सिफारिश थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति की। तो इस समिति की सिफारिश पर हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बात करें 2002 में 86वें संविधान संसद ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया था। अर्थात शुरू में जब जोड़ा गया था तब कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य, और वो कौन से नंबर का? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद है। वो कौन सा? 51A। अनुच्छेद भी एक ही है, भाग भी एक ही है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इसके तहत क्या? प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी जो मिश्रित संस्कृति है
की जो समृद्ध धरोहर है इसका अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। इस तरह से पूरे 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4A में अनुच्छेद कौन सा? 51A। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यही याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें ये याद रखना चाहिए, क्या, जब भी भारत के नागरिक अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा नहीं है कि केवल सबको अधिकार ही अधिकार चाहिए और उनका कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि ऐसी जिंदगी जिसमें आपको अधिकार मिल जाए और कर्तव्य ना हो, तो ऐसी जिंदगी कैसी होती है? तानाशाह वाली जिंदगी, जिसमें क्या है, व्यक्ति के पास अधिकार होता है लेकिन कोई भी कर्तव्य नहीं होता, और ऐसी जिंदगी हम किसी को नहीं दे सकते। बात करें नीति निर्देशक तत्व की तरह कर्तव्य को भी कानून में लागू नहीं किया जा सकता। क्या यदि किसी ने अपने कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य नहीं निभाए, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके खिलाफ जेल में डाल दे उनको, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबकी एक जिम्मेदारी है कि कर्तव्य का पालन करें। आगे बात करें, भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भारत के संविधान की एक विशेषता है। भारत का संविधान का धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, अर्थात भारत का कोई भी धर्म नहीं है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान है कौन कौन से, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष बातों को दर्शाते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात आती है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक शब्द अपने आप ही जोड़ दिया। जो हमारा प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था, जब हमारे आपातकाल लगा हुआ था, उसी टाइम ये जोड़ा गया था। आप याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, तो ये दोनों शब्द हमारे क्या है, जो हमारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। प्रस्तावना क्या है? हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कौन? प्रस्तावना। किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने क्या समान समझा जाएगा, ये हमें कहाँ देखा? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं धर्मनिरपेक्षता इसे कहेंगे कि धर्म के आधार पर हम क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उससे कानून के सामने समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14 में। धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 में। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? हर धार्मिक समूह, क्या, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार रहेगा। तो प्रबंधन का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 26 में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारा अनुच्छेद 27 में कहा गया है। तो ऐसे बहुत से प्रावधान है जिनसे हमें साफ पता लगता है क्या, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे अगला प्रावधान आता है, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अर्थात जब पैसे सरकार दे रही है तो उसमें पढ़ाएंगे क्या? धार्मिक विषय नहीं पढ़ा सकते, अनुच्छेद 28 है ये। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, जैसे हमारे अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों वाला, अल्पसंख्यक को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, जैसे हमारा अनुच्छेद 30 है। और जैसे हमारे अनुच्छेद 44 है, ये क्या कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44 के तहत। अब बात करें धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणाएं, जैसे हमारे धर्म, राज्य, इनके बीच पूर्णतः अलगाव रखता है। अब बात करें किसकी, कि हमारी जो पश्चिमी अवधारणा का मतलब होता है अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी हमारे पश्चिमी देश है, विकसित देश जिन्हें कहते हैं, वहाँ एक अवधारणा चलती है कि राज्य मतलब सरकार, व्यक्ति और धर्म। धर्म क्या होता है? व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चॉइस होती है कि हम, मैं किस धर्म को मानना चाहता हूँ, कैसे मानना चाहता हूँ। तो राज्य क्या है? इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती, अर्थात राजनीति और चर्च दोनों अलग अलग होते हैं। धर्मनिरपेक्ष की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समाज है ये बहुधर्मवादी है। वहाँ पे तो इसलिए चल गया, क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो ईसाई धर्म है और सरकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कम से कम ये मान लो कि बीकानेर में जाएंगे तो 84 करोड़ देवी देवताओं के तो मंदिर ही मिल जाएंगे। तो अब देखें तो एक
देवता के हिस्से में 2 ही आदमी आ रहे हैं, ये तो हिंदुओं के हैं, जो तो कई बार देखेंगे तो हिंदुओं के एक आदमी के हिस्से में एक देवता आ जाएगा। तो इस तरह देखेंगे तो भारत क्या है, एक बहुधर्मवादी देश है, इसलिए यहाँ पे ये चीज नहीं चल सकती। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के जो सकारात्मक पहलू है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा के भारत के संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले जो पुराने धर्म आधारित जो प्रतिनिधित्व है इसको भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण जरूर देता है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी आरक्षण की व्यवस्था कहीं भी नहीं की गई। अब अगली विशेषता देखते हैं भारतीय संविधान की, और वो आती है हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो भारतीय संविधान के द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव की जो हमारे आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 साल है, क्या हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 साल है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इनके आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। अर्थात उसे क्या है, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 साल का है तो वोट देगा। वर्ष 1989 के अंदर 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो हमारा मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। कई परीक्षाओं में इस चीज को पूछ लिया गया है कि हमारी जो मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी, पहले 21 से घटा के 18 वर्ष कब की गई, तो हमारे ये 1989 में की गई। और किसके आधार पर की गई, हमारे 61वें संविधान संशोधन 1988 के आधार पर की गई। तो आप ये याद रखना, यदि पूछा जाए तो आपको 1989 करना है, न कि 1988। 88 का तो कानून था, 89 में किया गया था। आप कहीं इनके चक्कर में कंफ्यूज ना हो। देश का जो बड़ा आकार है, देश का वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, शिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय कदम था। क्यों? क्योंकि हमने उन लोगों को भी मताधिकार दिया गया, मत का अधिकार दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, हमारे अलग अलग धर्मों के थे, सबको हमने बराबरी से अधिकार दिया कि जो भी 18 साल से ऊपर का है सब वोट देंगे। अब हम बात करें वयस्क मताधिकार की, तो वयस्क मताधिकार के लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने का अवसर देता है। क्या करता है, अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा जो कमजोर वर्ग है उनके लिए एक नई आशा और प्रत्याशा जगाता है। अब हम बात करते हैं एक और विशेषता की जो भारत के संविधान की, वो है हमारी कौन सी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की देखें तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, कैसा, संघीय या फेडरल है, और दोनों दो लक्षण मतलब एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भारतीय संविधान तो फेडरल है, लेकिन क्या है, भारत के संविधान में या भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें एकल के प्रावधान भी है और हमारे संघीय के प्रावधान भी है, मगर इनमें क्या है, केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कैसी दी गई, एकल, अर्थात हमारे भारतीय नागरिकता ही दी जाएगी। हमारे और जो स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, तो उनकी तरह राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक नागरिक के पास, ही प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता है बल्कि उस राज्य की भी नागरिकता है जिसमें वो रहता है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूह का लाभ उठाता है, अर्थात पहला तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा दिया गया और दूसरा क्या, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, अर्थात दोनों तरह से फायदे में रहता है। भारत की बात करें तो भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलेंगे। चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसने कहीं भी जन्म लिया हो, उसको नागरिकता के तो सारे लाभ मिलेंगे और एक जैसे ही मिलेंगे, और उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के जो संवैधानिक प्रावधान है, इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहे। बल्कि यह है कि इतने सारे प्रावधान करने के बावजूद भी ये सब चीज तो चलता ही रहता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के जो निर्माता है उन्होंने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ये पूरा होना चाहिए था, इतना बढ़िया संविधान होने के बावजूद।
अब हम अगली विशेषता देखेंगे भारतीय संविधान की, और वो संविधान की विशेषता आती है हमारे स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय की बात करें तो भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार, मतलब सरकार भी दोनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है। मतलब भारतीय संविधान यही नहीं कि केवल यही चीज़ें देता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। और इन संविधान में भारत सरकार के जो लोकतांत्रिक तंत्र है, इनके मजबूत स्तंभों के रूप में देखा जाता है। और ऐसे कौन कौन से निकाय हैं तो हम देखते हैं संविधान में किन किन निकायों की बात की गई। पहली बात करें हम संसद और राज्य विधानसभाओं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाया गया हमने? निर्वाचन आयोग बनाया। तो आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट आयोग आता है, सबसे पहला कौन सा? निर्वाचन आयोग, जो हमारे इन सब के चुनाव कराता है। दूसरा हमारे राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखाकार। ये क्या करता है? जनता के पैसों का संरक्षक करता है। ये क्या करता है? जनता के पैसों का संरक्षक है और सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने की टिप्पणी करता है कि सारे खर्चे कैसे उचित है, इस बात की टिप्पणी भी कौन करता है? यही करता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च स्तरीय जो केंद्रीय सेवाओं हैं उनके लिए भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता कौन? हमारी यूपीएससी। तो हमने देख लिया, पहले वाले में तो हमने क्या देखा? जो हमारे निर्वाचन आयोग है, दूसरे में हमारे सीएजी है, तीसरे में हमारे क्या आता है? यूपीएससी आ जाता है, जो हमारी परीक्षाएं आयोजित कराता है। अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी हमारे कौन करता है? यूपीएससी करता है। फिर ऐसा नहीं कि यूपीएससी आ गया तो आरपीएससी की बात नहीं करेंगे। तो आरपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम क्या है? हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना और जो अनुशासनात्मक मामले हैं उनमें राज्यपाल को सलाह देना। विभिन्न प्रावधानों जैसे कि हमारे कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो हमने देखा संविधान की विशेषता। अब अगली विशेषता आती है हमारी आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए क्या? आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े जो हमारे आपातकालीन प्रावधान है इनकी व्यवस्था की गई किसमें? भारत के संविधान में। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। ये सारे कार्य किस लिए किए गए हैं? ताकि हमारे देश के क्या है? मजबूत किया जा सके। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना है। पहला आपातकाल आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य में आपातकाल जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आता हमारा वित्तीय आपातकाल। पहले की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में हमारे क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 में। फिर आता है 365 में क्या आता है? 365 क्या 356 में क्या आता है? राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की असफलता हो, अर्थात केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों को कोई निर्देश देती है और निर्देश मानने से जो हमारे राज्य सरकार मना कर दे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यह हमारे केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने की विफलता हमारे अनुच्छेद 365 मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? किसी भी राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो भारत की वित्तीय स्थिरता और प्रत्यय संकट में हो, क्या? वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अर्थात जो हमारे एसेट संकट में हो या फिर हमारे पैसे की कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। और भारत की देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जबकि हमारे 1990-91 में जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे, हमारे जो ट्विन डेफिसिट का खतरा भारत देश में मंडरा रहा था, इसके बावजूद भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इससे अच्छी विशेषताएं तो आप क्या लोगे? आगे हम देखें, आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? देश की केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। राज्य क्या? केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, केंद्र ही सारे कार्य करता है उनके। इससे संविधान में संशोधन किए बिना ही देश का ढांचा संघीय से कैसा हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। जो हमारे राजनीतिक तंत्र है इसका संघीय
मतलब सामान्य परिस्थिति के दौरान तो संघीय रहता है और आपातकाल के दौरान कैसा होता है, एकात्मक हो जाता है। इसमें परिवर्तित होने में 2 ही मिनट लगती है, बस आपातकाल की घोषणा हुई और ढांचा कैसा संघीय से कैसा हो जाएगा, एकात्मक की तरफ झुक जाएगा। भारतीय संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। आपातकाल के साइन किए राष्ट्रपति के द्वारा और जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है यह खत्म। अब बात करते त्रिस्तरीय सरकार। अगली विशेषता देखें भारतीय संविधान की, तो मूल रूप से एक अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, जैसे हमारे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और संगठन के संबंध में हमारे प्रावधान, केंद्र राज्यों की शक्तियां, ये सब लिखी हुई थी। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने तीसरा स्तर मतलब स्थानीय सरकार का प्रावधान भी किया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं किया गया आज तक। मतलब जो हमारी स्थानीय सरकार का प्रावधान दुनिया में कहीं भी नहीं है, केवल हमारे संविधान में ही है। बल्कि 2 स्तर का तो पूरी दुनिया में बहुत सारे संविधानों में इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन हमारे तीसरे स्तर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में एक नया भाग 9वां और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ के हमारे 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संविधान मान्यता दी गई और एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें हमारे 29 विषय जोड़े गए। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन 1992 के एक नए भाग 9A और एक नई अनुसूची 12B को जोड़कर नगर पालिकाओं मतलब शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिनके कितने विषय होते थे, 18 विषय होते थे, तथा 18 विषयों पे काम करती है। अब आती है हमारी सरकारी सहकारी समितियां। कैसे पीछे रह जाएगी, जब हमारे नगर निगम और पंचायतें आ जाएगी तो सहकारी समितियों को पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे मोटा भाई की जो मंत्री वाला क्षेत्र है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। मोटा भाई मतलब हमारे जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उनकी बात कर रहे हैं। उनके पास ही वही है हमारे सहकारिता मंत्री है। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने क्या 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। क्या है, संरक्षण दिया है। और इस संदर्भ में 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से परिवर्तन थे? इसने सहकारी समिति इसने क्या सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इसने क्या किया, सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया, जो कहाँ हमारे 19 के अंदर शामिल किया गया। यदि आपको याद है 19 के अंदर कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसके अंदर सभा समिति बनाने का अधिकार है वो, तो उसमें इसको भी शामिल किया गया है। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, जो हमारा कौन सा था, हमारा 43B के अंदर क्या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें हमारे भारतीय संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जो हमारे सहकारी समितियों से संबंधित था, जिसके प्रावधान क्या 243ZH से लेके 243ZT तक थे। तो हमारे नई भाग कौन सा है, सहकारी समितियां जोड़ा गया। तो इस तरह हमने 17वां विशेषता देखी सहकारी समितियों की। अब 9B के अंतर देखें तो 9B के अंतर्गत ऐसे अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ साथ काम करती रहे। संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों और राज्य विधायिकाओं को अन्य जो सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्तियां दी गई है। अब हमने बहुत सारी विशेषताएं तो देख ली संविधान की। अब हम क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, अर्थात भारत के संविधान में कौन कौन सी कमियां हैं उनकी बात करेंगे। संविधान की आलोचना। भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, अंगीकार किया गया था, इसकी आलोचना कई आधारों पे की जा सकती है। पहली की आलोचना आती है कि हमने हमारा संविधान बनाया ही नहीं है, हमने क्या किया, इसको उधार लिया है। कभी किससे 2 लाइन ले ली, कभी किससे 2 लाइन ले ली, कभी किससे 2 लाइन ले ली, तो इस तरह हमने 2 लाइन करके और भारत का संविधान बनाया है। बात करें उधार के संविधान की, तो आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत के संविधान में जो बहुत अनोखा हो। हमने क्या किया है, वो क्या कहते हैं, इसे उधार का संविधान या उधार की एक बोरी या फिर होच पोच वाला कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दुनिया के संविधानों के लिए एक विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि शब्दों से कह के पुकारते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण अतार्किक, अर्थात जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, अर्थात जो कम समझ वाले लोग होते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं अतार्किक है,
ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधानों की आवश्यक संशोधन करके, क्या वहाँ से प्रावधान तो लिए हैं हमने, क्या दुनिया के सभी संविधानों से बहुत सारे प्रावधान तो लिए हैं, लेकिन उन प्रावधानों को हमने हमारी परिस्थिति के अनुसार ढाल के हमारे संविधान में शामिल किया है और संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को तो हटा दिया और जो उनकी अच्छाइयाँ थी उन्हीं को हमने हमारे संविधान में शामिल किया है। इसी बात पे हमारे अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, इस उपरोक्त आलोचना को उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं संविधान सभा में, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला संविधान लिखा था, मतलब जो हमारा अमेरिका के संविधान है उसकी बात कर रहे हैं। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया, अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उससे छोटा बना दिया। तो बात ये कह रहे हैं कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला संविधान लिखा गया और बहुत सारे देशों ने, 100 से अधिक देशों ने संविधान लिखते समय अमेरिका के संविधान को देखा और अमेरिका के संविधान से भी बेहतर संविधान लिख के बताया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनके संविधान भी उधार के संविधान है। किसी संविधान का विशेषत्व क्या होना चाहिए ये पहले ही तय हो चुका है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी देश अब दुनिया में नया संविधान बनाएगा तो नई अनोखी बात थोड़ी लिख सकता है। संविधान तो वही होगा जो दुनिया में चलता है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है और वो सेम ही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों को समानता दिखती है। कहीं किसी भी देश के संविधान को ले लो, सब देशों के संविधान क्या है, लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। केवल एक नई चीज ये हो सकती है कि किसी संविधान में इसका निर्माण इतना विलंब से क्यों हुआ, उसमें गलतियों को दूर करने, भाई ये कह सकते हो कि हमारे संविधान को बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, ये तो कमी समझ में आती है। लेकिन ये थोड़ी कह सकते हो कि इसमें हमने दूसरे देशों से प्रावधान लिए हैं, ये क्यों लिया है। अब उसमें भी इसलिए क्यों, क्योंकि इस इतना टाइम क्यों लगा, तो अम्बेडकर साहब कहते हैं इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो गलतियां थी उनको दूर करने के लिए और देश की ज़रूरतों के अनुसार उसे ढालने के लिए उसमें विविधता मौजूद रहे। इस दोषारोपण की यह संविधान अन्य देशों की संविधान की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ कि क्या कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, अर्थात यदि संविधान को किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा है केवल वही ऐसी बातें कर सकता है। ये कौन कहता है, हमारे अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ये कमियां वही निकाल रहा है जिसने संविधान को, दोनों देशों के संविधान को ढंग से नहीं पढ़ा है। अब कुछ कहते हैं 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, अर्थात उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, वैसा वैसा ही बना के पटक दिया। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान हैं उनको क्या है, भारत के संविधान में डाल दिया। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बन के रह गया, या फिर उनका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए जो हमारे एन श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की सेम टू सेम नकल है। ये कौन कहते हैं, हमारे एन श्रीनिवासन। तो ये एक तरह से कॉपी बताते हैं भारतीय संविधान को 1935 का जो अधिनियम था उसकी। उसी तरह सर आइवर जेनिंग्स थे जो हमारे ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे, उन्होंने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, मतलब वहीं से निकल के आया और वहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधान बिल के पाठ बिल्कुल सेम टू सेम उतार लिए गए हैं। फिर से कौन कहते हैं, PR देशमुख साहब कहते हैं क्या संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस उसमें एक चीज जुड़ गई, कौन सी, वयस्क मताधिकार। नहीं तो इसके अलावा सेम टू सेम हमारा क्या है, 1935 का जो अधिनियम था उसकी कॉपी मात्र है। अब इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए संविधान सभा में BR अम्बेडकर साहब खड़े होते हैं और उंगली दिखाते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं, जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान के भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे कोई माफ़ी नहीं मांगना चाहता, वो अम्बेडकर साहब कहते हैं इस बात की मैं कोई भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, बढ़िया चीज़ यदि उधार मिल रही हो तो उसको ले लेनी चाहिए, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। लेकिन क्या हमने, क्या इसमें आप कहते हो ना हु बहू, ऐसा नहीं है। हमने वहाँ से प्रावधान तो लिए हैं लेकिन उनको हमारी परिस्थिति में ढालने के अनुसार लिए हैं। भारत के संविधान के जो मूल विचार है उन पर किसी का एकत्व अधिकार या पेटेंट राइट नहीं होता है।
कि हमने जैसे किसी को कह दे कि हमें स्वतंत्रता देनी है किसी को, तो दूसरा देश स्वतंत्रता नहीं दे सकता। तो ऐसी चीज़ सबके लिए होती है। मुझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से ही संबंधित है और किसी से नहीं। एक और आलोचना देखें तो गैर भारतीय क्या गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, जो हमारा संविधान है ये कैसा गैर भारतीय और भारतीयता विरोधी संविधान है। तो बात करें तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान के गैर भारतीय और भारतीयता विरोधी है। क्यों? क्योंकि भारत की जो राजनीतिक परंपरा और भारत की जो भावना है इनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारा जो संविधान है भारत की जो राजनीतिक परंपरा है और जो हमारी भावना है इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना क्या था कि संविधान की जो प्रकृति कैसी है, विदेशी, अर्थात जो हमारा 1935 का अधिनियम कौन बना के गया है, ये हमारे ब्रिटेन के द्वारा बना के गए हैं और वो कहाँ के थे, हमारे विदेशी थे। तो एक तरह से वहाँ की भावना ही हमने ले ली, जिससे क्या ये भारतीय परिदृश्य के लिए अनुपयुक्त और अकारण है। इस संदर्भ में हमारे के हनुमंत्या जो कहते हैं, ये तो पता ही होगा के हनुमंत्या कौन थे। ये हमारे पहले जो प्रशासनिक सुधार आयोग थे इनके अध्यक्ष बनते कौन, के हनुमंत्या। तो ये कहते हैं, ये वैसे हमारे संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने टिप्पणी दी थी कि हम वीणा के या सितार का संगीत, हम क्या है वीणा या संगीत सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम क्या एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। अर्थात हम ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिससे वीणा या सितार का संगीत निकले, लेकिन हमने क्या बना दिया, 1935 के प्रावधान लेके ब्रिटेन का जो संगीत स्वरूप लेके हमने क्या बना दिया, एक इंग्लिश बैंड बना दिया। इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए है क्यों, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले थे उन्होंने उन्हीं की पढ़ाइयाँ पढ़ी है, इसलिए उन्होंने संविधान भी वैसा ही बना दिया। आगे बात करें उसी प्रकार के जो हमारे उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा जी थे। ये क्या कहते हैं कि एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने, जो लोकनाथ मिश्रा थे, उन्होंने आलोचना करते हुए क्या कहा कि पश्चिम का दासवत अनुकरण किया गया है। जैसे हमारे पश्चिम के देश ने कहा वैसे वैसे हमने मान लिया, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। लक्ष्मी नारायण साहू क्या कहते हैं कि एक अन्य संविधान सभा के सदस्य थे लक्ष्मी नारायण साहू, वो क्या कहते हैं, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती है। क्या कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है वह क्या है कि भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती और यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। ये जो हमने संविधान बनाया है ये उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा, लेकिन ऐसा तो आज तक ही नहीं हुआ। इतने साल हो चुके संविधान को बने हुए। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे लक्ष्मी नारायण साहू, इनकी तो बात तो हवा में ही उड़ गई और वो कहते थे कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ऐसा संविधान, जबकि ज़्यादा दिन क्या, ये तो सालों साल चल रहा है। आगे बात करें गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंब नहीं करता। क्या गांधीवादी जो मूल्य हैं, दर्शन है, इनका प्रतिबिंबन नहीं करता। जबकि गांधी जी क्या थे, हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका कहना था कि भारत संविधान ग्राम पंचायत जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। संविधान कैसे बनना चाहिए था, हमारे ग्राम पंचायत जिला पंचायत के आधार पर बनना चाहिए था। इस संदर्भ में हमारे जो के हनुमंत है वो साहब वापस कहते हैं यह वही संविधान है जिसने महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। यदि महात्मा गांधी उस समय जिंदा होते, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय यदि महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो कहते कि भैया ऐसा संविधान मैं नहीं चाहता, नए संविधान पर उनके विचार किया होगा, नए संविधान पर उन्होंने इस तरह संविधान करने के बारे में उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य थे। इस कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की जो सभ्यता नहीं होना, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं कि इन्होंने जो अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान क्यों बनाया, क्योंकि कभी भी जो अम्बेडकर साहब थे, जो हमारे महात्मा गांधी के जो आंदोलन होते थे उनमें नहीं जाते थे। साथ ही साथ जो गांधीवादी विचार थे उनका भी उनसे विरोध रहता था, किनका, अम्बेडकर साहब का। तो उन्होंने संविधान को भी क्या, गांधी जी के विचारों से संबद्ध नहीं किया, अर्थात उनके अनुसार नहीं बनाया। फिर बात करें महान, तो क्या कहेंगे, विशालकाय आकार। कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही भीमकाय है, बहुत ही विस्तृत है, इसमें अनेक अनावश्यक तत्व भर दिए गए हैं, अर्थात फालतू की चीज़ें भर दी गई है। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं, जो हमारे ब्रिटिश संविधानवेत्ता है, इनके विचार में प्रावधान बाहर से लिए गए,
उनका चयन भी कोई बेहतर नहीं है, अर्थात जो जो हाथ लगा वही प्रावधान ले लिए। और संविधान क्या सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और बहुत जटिल है, 1-2 महीने में तो संविधान के प्रावधान पढ़े भी नहीं जा सकते। इसी तरह हमारे जो H.V. कामत थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने टिप्पणी दी कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपने संविधान के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों की तरह भीम का है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमें एक हाथीनुमा संविधान बनाया, अर्थात एक बल्कि और एक इतना बड़ा संविधान बनाया है। ये कौन कहता है? H.V. कामत। कोई भी किसी को समझाएंगे तो कहेंगे संविधान इतने बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए, मेन बातें होनी चाहिए। अगली कमी बताते हैं वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान क्या वकीलों के लिए स्वर्ग है। आलोचकों के अनुसार देखिए तो भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है। भारत का संविधान क्या है? अत्यंत विविधतापूर्ण है और बहुत ज्यादा जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन के रह गया। अर्थात संविधान को पढ़ना समझना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए जेनिक्स क्या कहते हैं, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि आम आदमी के तो समझ में आएंगे नहीं, और समझने के लिए कहाँ जाएंगे? वकीलों के पास। और वकील कहेंगे लाओ साहब टाका निकालो, 1 लाख रुपए हम समझाते हैं आपको संविधान। तो वकीलों का क्या हो गया? एक तरह से स्वर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आम आदमी के तो इस समझ में आने ही नहीं है। इस संदर्भ में हमारे H.K. माहेश्वरी साहब क्या कहते हैं? H.K. माहेश्वरी साहब कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाजी बनाता है। वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे, सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का ही स्वर्ग है। यह वाद और मुकदमों की व्यापक संभावनाएं खोलता है, अर्थात बात बात में केस करने की बात करता है, और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है, अर्थात उनके वो कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। इस संविधान की वजह से ऐसा संविधान बनाया है कि वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, केस पे केस चलते रहेंगे। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे P.R. देशमुख। वो कहते थे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। उन्होंने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार और शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता जितना हमारा संविधान करता है। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज का तैयार करना कठिन था, जैसे मेरी समझ में एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना चाहिए था। एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनकारी दस्तावेज है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो सका। हम शब्दों से लद गए, अर्थात हमारे संविधान इतने शब्द डाले दिए गए हैं कि शब्द ही शब्द भरे पड़े हैं, जिन्हें बहुत आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमारा संविधान बन के तैयार होता है। और इस तरह से आज हम क्या देखते हैं, भारतीय संविधान की पूरी विशेषताएं और विशेषताओं की आलोचना देख लेते हैं। तो इस तरह आज हमने बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी आलोचना को विस्तार से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।